सबसे ज़्यादा एलर्जिक पोटेंशियल किस ऑयल में होती है? एनी गेसेस? कोकोनट ऑयल। एक पीएच वैल्यू होती है हेयर की, स्किन की, उसको मैच करता है। मॉइस्चराइजर्स भी आपको स्किन के हिसाब से लगाना है। आपका फेस अगर ऑयली है उसका मॉइस्चराइजर अलग होगा। हेयर लॉस हो रहा है, लोग गंजे हो रहे हैं। तो इफ यू आर लूजिंग मोर देन 100 स्ट्रैंड्स अ डे, वो एक्सेसिव हेयर फॉल है। भाई मैं चाहता हूँ जो गंजापन आपका 5 साल में आना है वो 10 साल में आए। हम कैसे अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं? कंडीशनर्स हमेशा स्ट्रैंड्स पे लगाए जाते हैं, उनको स्कैल्प पे, रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए। अगर सिर्फ डाइट से बाल जाते तो सड़क पे हर भिखारी गंजा होता। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में हमारी स्किन और हेयर जो हैं वो रूखे सूखे हो जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनका ख्याल रखें। सो आइए इस साल प्लेज लेते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और अपनी स्किन और बालों को और ज़्यादा मजबूत और हेल्दी बनाएंगे। सो आज के पॉडकास्ट में मैं वेलकम करने वाला हूं डॉक्टर कशिश कालरा का, जो कि एक वेल नोन सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनको अपनी एमडी के दौरान बेस्ट यंग डर्मेटोलॉजिस्ट का गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और उनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको उन्होंने क्योर किया है। हाय डॉक्टर कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली माय हेल्थ पे। हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर कशिश की सर्दियों में जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, थोड़ी खुजलीदार भी हो जाती है, तो वो क्यों होती है और इसको हम रोकने के लिए डेली लाइफ में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, स्किन की जो लेयर्स होती हैं उनमें वाटर ट्रैप्ड रहता है और होता क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कोल्ड होता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम होती है, तो स्किन का जो वाटर है वो लॉस होने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। सो दैट इज़ वन बिग रीज़न। सेकेंडली, हम हीटर्स यूज़ करते हैं, हम सारी वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें थोड़ी सी गर्म रखें। सो उसकी वजह से भी हमारा वाटर लॉस होता है, स्किन डिहाइड्रेटेड होती है। नाउ टू मैनेज इट, सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा रखना है। अगर आप हीटर्स यूज़ करते हैं तो ट्राई टू यूज़ अ ह्यूमिडिफायर ऑल्सो। बहुत क्लोज हीटर के पास ना रहें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो डेफिनेटली हम लोगों का पसीना कम निकलता है विंटर्स में, तो हम पानी भी कम पीते हैं, तो उस वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है स्किन का। सो वाटर इनटेक, बैलेंस डाइट एंड यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ। सो हाइड्रेशन के लिए आई विल से मॉइस्चराइजेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। सो कीप ऑन मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू यूजिंग अ क्लींजर, तो ट्राई टू यूज़ विच इज़ वेरी माइल्ड एंड सोप फ्री क्लींजर्स होते हैं कुछ, जैसे स्टेराइल अल्कोहल वाले। उनमें बहुत सर्फेक्टेंट्स नहीं होते हैं, बहुत झाग नहीं बनाते हैं वो, तो वो यूज़ करें। एंड बेस्ट टाइम टू पुट द मॉइस्चराइजर इज ऑन अ डैम्प स्किन। जब स्किन थोड़ी सी वेट हो, अच्छा, उस समय मॉइस्चराइजर लगाएं। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज लोग चेहरा धोते हैं अपना, टॉवल से क्लीन किया, बाथरूम से बाहर आके 10 मिनट हो गए, फिर मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। सो आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट टू कीप द मॉइस्चराइजर इन द वॉशरूम इटसेल्फ। आप जैसे ही फेस वॉश करते हैं आप टॉवल से, एंड यूज नॉट अ वेरी आई विल से अ थिक टॉवल, यूज अ सॉफ्ट टॉवल, एंड उसको क्लीन करके हल्के से डैम्प स्किन पे आप मॉइस्चराइजर लगाएं। सो दैट ट्रैप्स द मॉइस्चर विद इन दीज सेल्स। फिर वो मॉइस्चराइजेशन भी लंबा रहता है। अच्छा, राइट। डॉक्टर, हम सर्दियों में यूजुअली सनस्क्रीन भी अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्मियों में तो हम लगाते हैं, बट सर्दियों में हम बोलते हैं सर्दियों में सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। तो सर्दियों के लिए सनस्क्रीन कितना ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, वो क्यों करते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई विल से मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ मिथ वी हैव टू बस्ट। सी, यूवी रेज जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज जो हैं, जो अर्थ को पेनिट्रेट करती हैं, सी रेज पेनिट्रेट नहीं करती, तो ए और बी हमें हार्म करती हैं। तो चाहे क्लाउडी हो, चाहे विंटर्स हो, चाहे दिल्ली जैसा स्मॉग हो, तब भी यूवी लाइट पेनिट्रेट करती हैं। दे पेनिट्रेट थ्रू योर ग्लास विंडोज एज वेल। तो हमें सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। और सनस्क्रीन लगाने का बेस्ट टाइम होता है, आपने फेस वॉश करा, मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके ऊपर आपने थोड़ी देर बाद सनस्क्रीन लगा लिया। मेक श्योर व्हेन यू आर लीविंग हाउस उसके 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लें ताकि वो एक्ट कर पाए। नाउ सनस्क्रीन में भी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका SPF क्या है, उसका बूट स्टार रेटिंग क्या है। काफ़ी लोग SPF देखते हैं और वो सोचते हैं कि जितना हाई SPF होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। हाँ। ऐसा भी नहीं है। लेट मी क्रैक दिस मिथ एज वेल, बिकॉज जो UVB रेज हैं, SPF इज़ ओनली मेंट फॉर UVB रेज। UVA रेज के लिए आपको बूट स्टार रेटिंग भी चेक करनी है, जो PA++ करके आप देखेंगे सनस्क्रीन में लिखा होता है। सो इट शुड आइडली बी मोर देन 3+, तब वो एक आइडियल सनस्क्रीन है।
Now coming on to the SPF once again, so we say that percentage of protection is equal to 100 minus 100 upon SPF. तो इस फॉर्मूला में अगर आप 50 SPF रखते हैं तो ये 98% आता है, और अगर आप 15 SPF रखते हैं तो ये लगभग 94% आता है। अब सुनने में हमें लगता है कि 15 SPF और 50 SPF में 3 टाइम्स का फर्क है, करेक्ट, बट सिर्फ 4% का फर्क है, राइट। सो SPF इज नॉट द मेजर क्राइटेरिया। सेकेंडली, आप सनस्क्रीन कितना लगा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी लगा रहे हैं। कई बार मैंने देखा लोग इतनी सी सनस्क्रीन लेते हैं, ऐसे डॉट बनाते हैं, और यू हैव टू यूज एटलीस्ट 1 फिंगर यूनिट फॉर द फेस, एंड डोंट फॉरगेट नेक इज एन एक्सटेंशन ऑफ फेस ओनली। तो काफ़ी लोग नेक को भूल जाते हैं। करेक्ट। तो आप देखेंगे फेस में तो रिंकल्स वगैरह नहीं है, बट नेक पे बिकॉज सनलाइट खुद में रिंकलिंग भी करता है। सो मैनी अ टाइम्स पेशेंट आस्क मी, सर एक अच्छी एंटी एजिंग क्रीम बताइए, तो मैं उनको ये बोलता हूँ सनस्क्रीन इज द बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम। एटलीस्ट आप सनलाइट इंड्यूस्ड एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक तो कितना लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंस है, 2 फिंगर यूनिट फॉर योर फेस एंड नेक। थिर्डली, कितना रिपीट कर रहे हैं। सो इफ यू आर आउट इन द सन अ लॉट, यू हैव टू रिपीट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अच्छा, एवरी 2 आवर्स? एवरी 2 आवर्स। अगर आप सनलाइट में बहुत नहीं है तो एक बार तो लगा ही लें, बट आजकल ये लैपटॉप्स, ये स्क्रीन सब सनलाइट का काम कर रहे हैं, तो यू शुड रिपीट हाइडली आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो येस, डेफिनेटली सनस्क्रीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट विंटर्स, रादर आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने देखा विंटर्स में ना हम सन लविंग हो जाते हैं। करेक्ट। हम धूप इंजॉय करते हैं, यू नो, हम निकल रहे हैं तो अच्छा है, धूप पड़ रही है चेहरे पे, अच्छा लग रहा है, बट इनफैक्ट और उससे प्रॉब्लम होती है। सो सनस्क्रीन इज मस्ट इन विंटर्स, आई वुड से। तो डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि SPF जो है जितना ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना इफेक्टिव होगा। आई एम श्योर आप सब लोग भी ये बात सुन रहे होंगे और इस बात को समझ रहे होंगे। डॉक्टर, मैं अगली चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठंड के मौसम में रूखी और जो परतदार जो त्वचा होती है, तो उससे बचने के लिए नेचुरल रेमेडीज़ क्या हम यूज़ कर सकते हैं? सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जो पानी यूज़ कर रहे हैं वॉश करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। यूज़ अ ल्यूक वार्म, और आई विल से रादर कोल्ड वाटर इज़ हेल्पफुल। और सेकेंडली, जब आप उसको वॉश कर रहे हैं, मॉइस्चराइजेशन एज आई सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी, मॉइस्चराइज़र में भी 2-3 चीज़ें होती हैं। मॉइस्चराइजर्स हैव ह्यूमिक्टेंट्स, ऑक्लूडेंट्स एंड इमोलिएंट्स। ये क्या है सर? ह्यूमिक्टेंट्स जो होते हैं वो, हाँ ये मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा साइंटिफिक है ये जी। ह्यूमिक्टेंट्स आसपास का वाटर जो है स्किन के डीपर लेयर से सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब करके सुपरफिशियल लेयर पे लाते हैं। सो मोस्ट कॉमन ह्यूमिक्टेंट्स आजकल काफ़ी बज़ है, आपने सुना होगा hyaluronic acid, right? So that is a humectant. Okay. Glycerine is a humectant. Now coming on to the I'll say occludants, as the name suggests, जो occlude कर रहा है, जो सरफेस को एक तरीके से आप उस पर परत बना रहा है, तो ये जो ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस होता है जो मैंने पहले बताया, वो उसको रोकता है। तो उसमें सबसे कॉमन अपना सबसे बढ़िया नारियल का तेल है ना, यू कैन यूज़ पेट्रोलेटम जेली। फिर होते हैं इमोलिएंट्स जो सरफेस को थोड़ा सा हाइड्रेट करते हैं, थोड़ा उसको सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि ग्रीसिंग करते हैं उसकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक मॉइस्चराइज़र में होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप होम रेमेडीज़ पूछें तो आप नॉर्मल नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, बट येस यू शुड नॉट बी हैविंग वेरी ऑयली स्किन उस कंडीशन में, बिकॉज ऑयली स्किन के मॉइस्चराइजर्स अलग होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट देयर आर लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स। नाउ आई एम नॉट सपोज टू टेक ब्रांड नेम्स इन दिस पॉडकास्ट, बट येस यू कैन मीट योर डर्मैट एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है, कौन सा सनस्क्रीन लगाना है। एंड वंस अगेन मैंने पहले भी बोला, ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हीटर्स का मत यूज़ करें। जी। और जैसे आपने अभी हीटर्स की बात करी है, तो रूम हीटर्स के प्रभाव से त्वचा को हम कैसे बचा सकते हैं वो आपने मेरे को बताया है, बट आई वुड लाइक टू नो कि अगर आप थोड़ा डिटेल में और बता दें तो दैट वुड बी ग्रेट। देखिए, हीटर्स को आजकल ऑयल हीटर्स आ गए हैं। आपको नॉर्मल जो वो हीटर पहले कन्वेंशनल हीटर्स होते थे जिसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती थी, वो रेड वायर फिलामेंट वाले, वो अवॉइड करें। इफ़ यू कैन अफोर्ड ऑयल हीटर्स, दे आर वेरी गुड। सेकेंडली, हीटर को बीच बीच में ऑफ भी करते रहें, ये नहीं कि पूरे दिन हीटर चल रहा है। लोग ये करते हैं डॉक्टर कि वो रात में ऑन करके कमरा बंद करके एंड देन दे स्लीप, और वो फिर सुबह बंद होता है। एग्जैक्टली, सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट। वो आपकी स्किन को भी हार्म कर रहा है, और देखा जाए तो वो अंदर पूरे म्यूकोसा को हार्म कर रहा है। आप सांस ले रहे हैं, जो म्यूकोसा में हाइड्रेशन है वो भी कम हो रहा है। तो ह्यूमिडिफायर आर एक्चुअली गुड थिंग। अदरवाइज अगर ह्यूमिडिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते, एक बाल्टी में पानी रख के आप अपने बेडरूम में रख दीजिए। अच्छा। सो दैट विल आल्सो हेल्प यू नो इन अ वे। ऑलराइट। जी डॉक्टर, सर्दियों में जो हमारे बाल होते हैं
वो बहुत ज़्यादा फिजी हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, वो क्यों होता है और उनको हम कैसे मैनेज करें और कैसे उनको हम और नरम बना सकते हैं? राइट, सी वंस अगेन जैसे स्किन है वैसे बाल हैं बालों से भी हाइड्रेशन धीरे धीरे लूज़ होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। सो फिर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं यूज़ करना है। जो लोग ब्लो ड्राइंग करते हैं, आई वुड सजेस्ट, वैसे ब्लो ड्राइंग इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू फॉर हेयर हेल्थ। तो अगर करना भी है, इफ़ यू आर ऑन द रन, बहुत जल्दी है, तो उसको कोल्ड सेटिंग में यूज़ करें। एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि कंडीशनर्स आजकल काफ़ी अच्छे लिव इन कंडीशनर्स हैं, हेयर मास्क हैं जिसमें सिलिकॉन होता है, थोड़ा हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो वो भी थोड़ा हाइड्रेट करता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर इफ़ यू हैव वेरी ग्रीसी स्कैल्प, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, स्कैल्प इज़ ग्रीसी एंड हेयर फ्रीजी है, तो उस केस में ऑयल आप सिर्फ स्ट्रैंड्स पे लगाएं, लेंथ पे लगाएं, जड़ों पे ज़्यादा नहीं लगाएं। तो ये चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है। सेकेंडली, व्हेन यू आर आउट, आप आजकल पॉल्यूशन भी बहुत है, तो यू कैन वियर अ हैट और अ कैप, समथिंग टू प्रोटेक्ट योर हेयर। तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जी। सो डॉक्टर, विंटर्स में एक जो सबसे कॉमन चीज़ देखने को मिलती है वो है डैंड्रफ, राइट, या रूखी से जो सिर की त्वचा होती है। तो ये रूसी और सिर की त्वचा का जो रूखापन है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, और रोकने के लिए कौन से तेल या हेयर मास्क सबसे अच्छे हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं? राइट, देखिए, पहले ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें कंडीशन समझनी है कि डैंड्रफ है क्या। देखिए, डैंड्रफ, मैं डिजीज़ वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इट्स अ कंडीशन। बेसिकली डैंड्रफ को हम 3-4 तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर आपका बहुत ग्रीसी डैंड्रफ है तो उसको सिबोरिया बोलते हैं हम लोग। नाउ ये है क्या, बेसिकली स्कैल्प इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द फेस, यू नो। तो कई बार स्कैल्प में ये ऑयल ग्लैंड्स, जो हमारे सीबम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से सीबम जमा हो जाता है फ्लेक्स के फॉर्म में। दीज आर लाइक हाइपर एक्टिव सिबेशियस ग्लैंड्स, और वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी रह रहे हैं जो हमें नहीं पता। दे लिव लाइक कमेंसल्स। वी ह्यूमन बींग्स, हम बहुत से बैक्टीरियाज, फंगस हमारी स्किन में रहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये सीबम बढ़ता है, ये फंगस उस पर ग्रो करने लगता है। सो इस फंगस का नाम है मेलासीजिया फंगस। सो एक तो वो डैंड्रफ है जो कि ग्रीसी डैंड्रफ बोलते हैं, जो एक तरीके से फ्लेक्स निकलते हैं और प्रॉपर आपको लगेगा जैसे परत, आप नाखून से उसको खुरेचेंगे तो देखेंगे नाखून में ऑयल सा आ गया, राइट। सो डैंड्रफ एक्चुअली में उस कंडीशन के लिए यूज़ किया गया है। नाउ देर आर सर्टन थिंग्स जिसमें आपको ड्राई डैंड्रफ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे फ्लेक्स निकल रहे हैं, बहुत ड्राई हैं। तो लॉट ऑफ टाइम देर इज़ अ वेरी अंडर डायग्नोस्ड कंडीशन जिसको कि सोरियासिस बोलते हैं, स्कैल्प सोरियासिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट लोग उसको डैंड्रफ सोच के होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल अलग चीज़ है, विच इज़ आई विल से एन ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़, जो कि बॉडी में भी कई बारी, उसमें भी आप देखेंगे कहीं पे चकत्ते हो जाते हैं, जो कि सिल्वरी वाइट स्केल से निकलते हैं, और रेडिश लेजन्स होते हैं, और वो इची भी बहुत होते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, इट नीड्स अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई टू डायग्नोज कि ये नॉर्मल सिबोरिया है या ये सोरियासिस है। तो ट्रीटमेंट उसी हिसाब से भी मैटर करता है। तो डैंड्रफ के लिए कुछ कीटोकोनाजोल बेस्ड कुछ एंटी फंगल शैम्पूज़ होते हैं, जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जिनमें थियोलपेल है, आपका कीटोकोनाजोल है। तो ये चीज़ें यूज़ करने से, सेलेनियम सल्फाइड है, तो उस फंगस को हम लोग काफ़ी हद तक क्लीन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये फंगस ख़त्म नहीं हो सकता बिकॉज ये फिर से ग्रो करने लगता है। अच्छा। तो इस टाइप के शैम्पूज़ आपको यूज़ करने पड़ेंगे, दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है यूज़ करने की, उतना यूज़ नहीं करना पड़ता। एंड मैनी अ टाइम्स पीपल डोंट वॉश देयर स्कैल्प वेरी रेगुलरली। तो कई बार मैंने देखा है लोग इस टाइप के शैम्पूज़ तो यूज़ कर रहे हैं खुद खरीद के, बट वो उसको आधा मिनट छोड़ा और आपने पानी डाल लिया। यू हैव टू लीव इट फॉर 3 to 5 मिनट्स टू एक्ट। सो कई बार मैं पेशेंट्स को 2 शैम्पूज़ भी लिखता हूँ, बिकॉज ये शैम्पूज़ कई बार ना बहुत ड्राई कर देते हैं आपके हेयर को। तो उस कंडीशन में व्हाट यू कैन डू इज़ फॉर 3 to 5 मिनट्स आप इससे अपना सर धोइए, इससे स्कैल्प धोइए, फिर एक नॉर्मल शैम्पू से आप बाकी के बाल धोइए। सो दैट इज़ व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स। तो डैंड्रफ उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। नाउ ऑयलिंग की आपने बात करी, सी ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि खुश्की है तेल लगाओ। इनफैक्ट ऑयल लगाने से डैंड्रफ बढ़ता है, राइट? अच्छा, हाँ। सो ऑयल आप स्ट्रैंड्स पे लगा सकते हो। नाउ यू आस्क मी सर बेस्ट ऑयल कौन सा है या मास्क कौन सा है। मास्क तो आजकल बहुत सारे हैं, बहुत कंडीशनर्स हैं।
ऑयल में अगर होम रेमेडी की बात करें, यू विल बी अमेज्ड, बेस्ट ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल, जो हमारे हेयर के पीएच को, एक पीएच वैल्यू होती है हेयर की, स्किन की, वो उसको मैच करता है और उसमें सबसे कम एलर्जिक पोटेंशियल होता है। नाउ इफ यू आस्क मी कि सबसे ज़्यादा एलर्जिक पोटेंशियल किस ऑयल में होता है, वो भी यू विल बी, आई विल से अमेज्ड टू हियर दैट इज़, एनी गेसेस, सरसों का तेल, जो अच्छा। सबसे कॉमन लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल ऑयल फॉर योर बॉडी एंड योर हेयर। तो सरसों का तेल अप्लाई नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। नारियल का तेल नेक्स्ट, आई वुड से ऑलिव ऑयल भी ठीक है, बट हाँ, नारियल का तेल इज़ द बेस्ट ऑयल, जो आप स्ट्रैंड्स पे लगाएं, बहुत ज़्यादा जड़ों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, या इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्कैल्प तो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ओके। एंड शैम्पूइंग की फ्रीक्वेंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे टू वॉश करें उसको, है ना। तो कई बार लोग हफ्ते हफ्ते वॉश नहीं करते, तो वो भी सारा बिल्डअप हो जाता है। जस्ट इमेजिन आप अपना फेस एक हफ्ते तक ना धोएं, है ना, तो स्कैल्प से ऐसी दुश्मनी कौन सी है, वो भी फेस का पार्ट ही है। हाँ जी, दैट्स ट्रू जी। अब आजकल जैसे कि विंटर्स का समय है, तो बहुत लोग जो हैं वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गर्म पानी से नहाना बालों के लिए और सिर की त्वचा के लिए नुकसानदायक है, और सर्दियों में बाल धोने का राइट प्रोसीजर क्या है? देखिए, गर्म पानी ऑब्वियसली आपको ठंड भी ना लगे, तो इट शुड बी माइल्डली गर्म, एक ल्यूकवार्म टेम्परेचर रहे। ऑब्वियसली गर्म पानी स्किन का हाइड्रेशन खींचता है, वो स्किन की नमी सारी खींचता है, तो डेफिनेटली वो स्कैल्प के लिए, स्किन के लिए बहुत आई से यूज़फुल नहीं है, वो तो अवॉइड करना चाहिए ना। उसमें एक देसी नुस्खा आप ये कर सकते हैं कि आप पानी, अगर इफ़ यू यूजिंग लाइक अ बकेट एंड अ मग, उस केस में आप 4-5 चम्मच नारियल का तेल डाल सकते हैं उसमें, पानी के अंदर। पानी के अंदर, सो दैट विल क्रिएट एन एमल्शन जो आपको हाइड्रेट भी करेगा, आप उससे नहाएं, ओके, है ना। और आप ये भी कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लें नहाने से पहले हेयर जी, में, और फिर उसके बाद आप नहाएं, और नहाने के जस्ट बाद, एज आई सेड बिफोर, सील इट विद अ गुड मॉइस्चराइजर, उसको मॉइस्चराइज कर लें। एंड हेयर के लिए भी यही चीज़ है, हेयर में भी आप सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और नहाने के बाद यू कैन यूज़ अ मास्क और अ कंडीशनर। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर्दियों के महीनों में हम कितनी बार बालों में तेल लगा सकते हैं, और कौन से तेल बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे हैं? देखिए, तेल से अगर ग्रोथ होती तो क्या कोई गंजा होता? तो इट्स नॉट लाइक दैट। अभी एक हमारे बहुत ही बड़े धनवान के यहाँ शादी थी, सबने फॉलो किया है वो शादी, एंड इफ यू सी द पिक्चर्स ऑफ दैट गाय, उनका स्कैल्प का पिक्चर आ रहा था कि इवन ही इज बॉडी कैन अफोर्ड एनी डैम तेल अवेलेबल ऑन द अर्थ, राइट? करेक्ट। सो नाउ द थिंग इज, सी, तेल का काम फिर से जो जिसका काम है उसे वो करने दें। तेल का काम कंडीशनिंग का है। तो कंडीशनर, कई बार पेशेंट ये गलती करते हैं, सर धोने के बाद कंडीशनर पूरा मल के अच्छे से शैम्पू की तरह यूज़ करते हैं। कंडीशनर को रूट में नहीं लगाना है, बिकॉज आप हेयर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, हेयर के बाहर क्यूटिकल होता है, उसके अंदर कॉर्टेक्स, फिर अंदर की लेयर मेडुला होती है। तो क्यूटिकल का नेचर है वो थोड़ा सेरेटेड होता है, वो थोड़ा रूखा होता है, राइट? तो कंडीशनर्स क्या करते हैं, इस क्यूटिकल को सॉर्ट ऑफ घिसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल काफ़ी स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे ना, स्मूदनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर बोटॉक्स और ये सारी चीज़ें। तो दीज आर वेरी टेम्पटिंग और बड़ी अच्छी लगती हैं, और काफ़ी लोग कराना चाहते हैं। इनफैक्ट आई हैव फ्यू डर्मैट कलीग्स जिन्होंने कराया हुआ है। नाउ द थिंग इज, देखिए इनका काम क्या है। सपोज देयर इज़ अ ग्लास, एक ग्लास का टुकड़ा है, वो रफ है, सिरेटेड है, आपको उसे घिसना है। आप क्या करेंगे, आपको स्मूथ करना है, आप उसे घिसेंगे। तो जब आप उसको घिस रहे होते हैं, उसकी इंटेग्रिटी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही होती है। सेम हैपन्स विद दीज कंडीशनर्स एंड ऑल एंड दीज प्रोसीजर्स। वो क्यूटिकल को घिसते हैं, तो घिसने की वजह से एक स्मूथनिंग इफेक्ट आता है, विच लुक्स वेरी शाइनी एंड वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं अगर वो काम रूट पे हो रहा होगा, तो वो रूट थिन होगी, रूट डैमेज होगी और बाल गिरेंगे। तो इसीलिए कंडीशनर्स हमेशा स्ट्रैंड्स पे लगाए जाते हैं, उनको स्कैल्प पे, रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड सेम वे अगर आप ऑयल लगा रहे हैं, वंस अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको डैंड्रफ है, आपका स्किन ऑयली है, आप अपने फेस से देख सकते हैं। यूजुअली जब फेस ऑयली होता है तो स्कैल्प भी ऑयली होता है। तो उस कंडीशन में आप अगर ऑयल सर पे लगाएंगे, आप और ऑयल बढ़ा रहे हो। इनफैक्ट कई बार हमने देखा है उस कंडीशन में फेस पे दाने आने लगते हैं, फेस पे एक्ने होने लगता है। सो ऑयलिंग आप बालों में कर सकते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट, नारियल का तेल इज़ द बेस्ट ऑयल। डोंट स्पेंड ऑन फैंसी ऑयल्स कि आप महंगे मोरक्कन ऑयल और ये सब खरीद रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी।
एंड कमिंग टू द ग्रोथ पार्ट, ग्रोथ के लिए देर आर सर्टन सिरम्स जो पेप्टाइड बेस्ड भी होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड हैं आजकल, थैंक्स टू द न्यू एज मीडिया, ये खुद भी लोग खरीद के लगा रहे हैं. बट देर आर सर्टन विच आर मेडिकेटेड लाइक मिनॉक्सिडिल, सो दैट इज़ नॉट एडवाइज टू बी यूज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. वो आप डॉक्टर से लिखवा के यूज़ करें. तो उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग हैं और कंडीशनिंग के लिए प्रोडक्ट्स अलग हैं. ओके डॉक्टर, चमकदार त्वचा के लिए कोई विशेष सर्दियों के उपचार या कोई ऐसे फेशियल्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहें? राइट, चमकदार त्वचा से आपका मतलब है ग्लो चाहिए. हाँ, ग्लोइंग. ग्लो इज लाइक अ होराइजन, इवन इफ यू रीच देयर लगता नहीं अभी और आगे जाना है, बट येस देयर आर थिंग्स. सी बिकॉज लैक ऑफ हाइड्रेशन से स्किन का कहीं ना कहीं सेल टर्नओवर टाइम थोड़ा बढ़ता है. तो आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट सिरम्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन विच इज़ वेरी एसेंशियल. तो विटामिन सी है, हेलुरोनिक एसिड है. मेक श्योर बहुत एक्सफोलिएटिव सिरम्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग आजकल रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, कोजिक एसिड पिगमेंटेशन के लिए. एक्सफोलिएटर्स को थोड़ा सा कम कर दें एंड जो हाइड्रेटिंग सिरम्स हैं उसका यूज़ थोड़ा बढ़ा दें. Now coming on to the in clinic procedures, a lot of procedures थोड़ा हाइड्रेट भी करते हैं, साइमल्टेनियसली ग्लो भी करते हैं और स्किन को डैमेज नहीं करते हैं. तो द बेस्ट वन इज़ मेडिफेशियल्स लाइक हाइड्राफेशियल, जिसमें एक स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक प्रोब है, जिसमें कि स्किन में सीरम्स इन्फ्यूज़ किए जाते हैं और साइमल्टेनियसली माइल्ड एक्सफोलिएशन भी होता है. तो उससे काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन भी आता है, ग्लो भी आता है. और भी मेडिफेशियल्स हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं अलॉन्ग विद सम लैक्टिक एसिड पील्स एंड मास्क एंड ऑल. सो कुछ मेडिफेशियल्स हैं जो डर्मेटोलॉजी सेंटर में आप करा सकते हैं और उससे काफ़ी स्किन हाइड्रेट करती है, ग्लो करती है. ऑलराइट, जैसे हमने बात करी सर्दियों में त्वचा की, बालों की, वैसे हमारे होठ भी होते हैं कि विंटर्स में जो होठ हैं वो सबसे ज़्यादा फट जाते हैं और एड़ियाँ भी फट जाती हैं. राइट, तो इन दोनों से कैसे निपटा जाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये दोनों चीज़ें अक्सर लोग मिस कर जाते हैं. फेस पे तो सनस्क्रीन लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, लिप्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. सो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड वंस अगेन सनलाइट एक्सपोजर, लिप कई बार टैन भी हो जाता है विंटर्स में बहुत ज़्यादा, दे बिकम ब्लैकिश. सो वंस अगेन देर आर सर्टन लिप बाम्स जिसमें बीज वैक्स है, डाइमेथाकोन है, ग्लिसरीन है, पेट्रोलेटम जेली है, बहुत सारे आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड मेक श्योर यू रिपीट देम क्वाइट फ्रिक्वेंटली. आजकल कुछ SPF बेस्ड भी हैं जो कि सनस्क्रीन का भी काम करते हैं. इन टर्म्स ऑफ वन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, लोग जब ड्राई होते हैं लिप्स, दे ट्राई टू लिक इट मोर. हाँ, वो उसको बाइट करते हैं, लिक करते हैं, उस पपड़ी को हटाने, बचपन में हम भी करते थे. हाँ, बट देन वी रियलाइज्ड कि वो चीज़ और ख़राब करती है, बिकॉज वो अंदर की स्किन को और एक्सपोज करती है, जो इनफैक्ट और ड्राई होने लगता है. तो एक तो वो हैबिट बहुत अवॉइड करनी है. एंड होम यूज़ में आप जैसे बचपन में देसी घी लगा देते थे लोग, और वो सब भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड. या नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं. बट आजकल बड़े अच्छे लिप बाम्स हैं मार्केट में, सो व्हाई नॉट यूज़ देम. नाउ कमिंग टू द फटी एड़ियाँ, वो स्किन भी थोड़ी अलग है, थिक है, और उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है, क्रैक्स आने लगते हैं. सो मेक श्योर आप 15 मिनट के लिए ल्यूकवार्म वाटर में उसको डाल के फिर से वंस अगेन व्हाट यू कैन डू इज़ नारियल का तेल उस पानी में डाल लें और फीट को थोड़ी देर डुबो के रखें. उसके बाद बाहर निकाल के थोड़ा प्यूमिस स्टोन से या किसी हार्ड टॉवल से उसको जो डेड लेयर है उसको हटाने की कोशिश करें. वंस अ मंथ आप पेडिक्योर टाइप के प्रोसीजर भी करा सकते हैं. एंड जो फीट के मॉइस्चराइजर्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं, दे शुड बी वेरी थिक. उसमें यूरिया होता है, यूरिया बेस्ड होते हैं कुछ, और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड होते हैं. तो वो एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को और हाइड्रेट भी करते हैं. अच्छा, हम लोग तो वही होता है जो नॉर्मल हमारी जो मॉइस्चराइजर होती है वो हम पूरे शरीर में वही लगा देते हैं. ये क्वेश्चन एक हमसे मिस हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चराइजर्स भी आपको स्किन के हिसाब से लगाना है. आपका फेस अगर ऑयली है उसका मॉइस्चराइजर अलग होगा. अच्छा, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल फील कि भाई फेस ऑयली है तो मॉइस्चराइजर क्यों लगाना है, ऑलरेडी इतना ऑयल है, मुझे क्यों लगाना है. हाँ. नहीं, सी व्हेनेवर यू आर वॉशिंग योर फेस, आप नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स को वॉश कर रहे हैं जो स्किन में मौजूद है, इवन इफ यू आर ऑयली. तो जो ऑयली स्किन है उसका मॉइस्चराइज़र अलग होगा. वो जेल बेस्ड होता है, बहुत माइल्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या ग्लिसरीन वगैरह नहीं होता है. सेकेंडली बॉडी मॉइस्चराइजर्स आर डिफरेंट, वो थोड़े थिक होते हैं, उनमें भी माइल्ड यूरिया होता है कई बारी. जो फीट के हैं वो और ज़्यादा थिक होते हैं. अच्छा, हाँ जी. तो सेम वे हैंड्स पे भी वही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. तो हैंड्स पे तो हम लोग, फीट तो फिर भी हम दिन में 1-2 बार धोते हैं,
बट हैंड्स तो हम दिन में 8-10 बार धोते हैं भाई, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, लू के बाद. सो मेक श्योर आप मॉइस्चराइज करें हैंड्स को भी. एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन कीप द मॉइस्चराइजर इन योर वॉशरूम. एंड जब भी हैंड वॉश करते हैं थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा के निकलें. एंड वंस अगेन द रूल इज अगर डैम्प स्किन पे लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है. ओके. और आपने जैसे ये फटी हुई एड़ियों की बात की थी कि उनको आप ल्यूकवार्म वाटर में डिप करें कोकोनट ऑयल के साथ में, तो ये डेली करना चाहिए? कर सकते हैं, विंटर्स में कर सकते हैं जिन लोगों की ज़्यादा स्किन ड्राई है. और फटी एड़ियों में ना एक कंडीशन भी होती है जिसको हम लोग प्लांटर सोरियासिस बोलते हैं. अच्छा. वो भी बहुत अंडर डायग्नोज्ड है. कई बार लोग सोचते हैं नॉर्मल फटी एड़ियाँ हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें सोरियासिस होता है. तो अगर बहुत ज़्यादा कट्स हैं, डीप कट्स हैं, बहुत इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, you should seek a dermatologist advice also. ऑलराइट. सो डॉक्टर, अभी जो हमने बात करी, स्किन की बात करी, हमने लिप्स की बात करी, फटे हुए एड़ियों की बात करी. अब अगर हम अपने बालों की बात फिर से करते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस हो रहा है, लोग गंजे हो रहे हैं, तो हम कैसे अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं? तो पहले मुझे बताइए. देखिए, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर लॉस क्या है. देखिए, हेयर लॉस के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक होता है हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, और एक होता है हेयर थिनिंग हो रही है, आप गंजे हो रहे हैं, फॉल इतना नहीं हो रहा है. अच्छा, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ज़्यादा हेयर फॉल किसे कहते हैं. सो इफ यू आर लूजिंग मोर देन 100 स्ट्रैंड्स अ डे, वो एक्सेसिव हेयर फॉल है. अब ये 100 का फिगर कोई साइंटिस्ट ने ऐसे सोच के नहीं बना दिया, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. हमारे स्कैल्प में ऑलमोस्ट 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें 70% बाल हमारे ग्रो कर रहे हैं, 20% रेस्ट कर रहे हैं, 10% हेयर शेडिंग फेज में होते हैं. यानी 10,000 बाल शेडिंग फेज में ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसके 1% रोज गिरते हैं. तो 100 हेयर गिर सकते हैं और नए आते भी हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता. तो कुछ कारणों से ये साइकिल डिसरप्ट हो जाती है. उसमें नंबर 1 रीज़न न्यूट्रिशनल है, आपका विटामिन डी लेवल, थायराइड, B12, फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल्स. नंबर 2 कोई ब्यूटी पार्लर प्रोसीजर, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग वगैरह, इससे भी होता है हेयर फॉल. थर्ड इज स्ट्रेस, कुड बी मेंटल, फिजिकल या बायोलॉजिकल. कोई चीज़ बॉडी को स्ट्रेस दे रहा है, आप बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए, तो उसकी वजह से भी हमारी हेयर साइकिल डिसरप्ट होती है और हमारा हेयर फॉल बढ़ता है. सेकेंड होता है हेयर थिनिंग, आप गंजे हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस. अब इसका क्या है, इसकी साइंस क्या है? बेसिकली हम लोग मेल्स क्यों हैं, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है. इसका एक एक्टिव हार्मोन होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको DHT बोलते हैं. और DHT हेयर थिनिंग कराता है. DHT के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे फ्रंट से लेकर क्राउन एरिया तक होते हैं, पीछे के बालों में रिसेप्टर्स नहीं होते हैं. इसलिए आप देखेंगे एक मैन 80 ईयर ओल्ड कम्प्लीटली बॉल्ड, बट ये बाल आज भी बढ़िया हैं. करेक्ट. तो इसीलिए बाल नहीं जाते. राइट. नाउ द थिंग इज कि भाई मर्द तो सभी हैं, सब गंजे क्यों नहीं हो रहे, सब एक तरीके से गंजे क्यों नहीं होते, कोई ज़्यादा कोई कम क्यों होता है? सो इसका जो आंसर है वो DHT सेंसिटाइजेशन पे है. आपका रिसेप्टर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म से बाउंड कर रहा है, कितना सेंसिटिव है उसके लिए, और वो सेंसिटिविटी आपके एक्स क्रोमोसोम पे होती है. एक्स क्रोमोसोम आप फादर से भी ले सकते हैं, अपनी मदर से भी ले सकते हैं. तो कई बार इट्स योर फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉल्डनेस, कई बार इट्स योर मामा और मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉल्डनेस. वही जो कहते हैं कि हेरिडिटरी. एग्जैक्टली. ये टोटली हेरिडिटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. नाउ द थिंग इज व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. देखिए, 3 तरीके हैं. पहले तो ये है, आपको इसकी हेयर हेल्थ मेंटेन करनी है, तो देर आर सर्टन मेडिकेशंस ऑल्सो, जैसे मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्टराइड है, जो कि वंस अगेन एक डॉक्टर से डायग्नोसिस के बाद ही शुरू होनी चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद. आजकल कुछ पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स भी हैं. तो ये चीज़ें बॉल्डनेस को डिले कर सकती हैं. भाई मैं चाहता हूँ जो गंजापन आपका 5 साल में आना है वो 10 साल में आए. अच्छा. है ना, तो वो डिले हो सकता है. सेकेंड है, नाउ डेज देयर आर सर्टन रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, जिससे आप इन बालों को थोड़ा सा थिक कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, जिसमें कि मीजोथेरेपी है, PRP है, GFC है, आजकल AMT है. तो ये टेक्निक्स हैं सारी, जिससे कि इन बालों को थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता है, और ये बाल थोड़े हद तक, जहाँ बाल हैं वहाँ पे बाल थोड़े बेटर हो सकते हैं. जहाँ चले गए हैं वहाँ पे लास्ट रिजॉर्ट इज हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ नए बाल ही लगाने पड़ते हैं. और जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे सपोज आपके खारा पानी है. हाँ, राइट. देखिए, डाइट का रोल है. अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है. हेयर पैटर्न बॉल्डनेस अलग चीज़ है. हाँ, बैड डाइट उसको बढ़ा सकता है. अगर सिर्फ डाइट से बाल जाते तो सड़क पे हर भिखारी गंजा होता. करेक्ट. जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले लेगा बालों के लिए, राइट?
सो ऐसा नहीं है डाइट इज द ओनली थिंग, बट हाँ अगर आप में मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का ट्रेट है, साइन है, तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, पानी का रोल है। पानी का, खारे पानी में बहुत स्टडीज़ हुई हैं, बाल हेयर फॉल बढ़ सकता है, बाल थोड़े से फिजी हो सकते हैं, बट मेल पैटर्न बॉल्डनेस में बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं देखा गया। Alright. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेज योर हेयर। करेक्ट। और जैसा भी आपने डॉक्टर पहले कहा भी कि अब लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल ये एक ट्रेंड है, या कह सकते हैं कि लोग फिल्मों में भी आजकल इस टॉपिक को दर्शाया जाता है कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या ये कराना सही है, सेफ़ है, या इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आप प्लीज़ बताइए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक मैं बोलूँगा सबसे प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट है हेयर लॉस के लिए, श्योर शॉट गारंटीड है, बिकॉज ये आप ही के बाल हैं जो पीछे से निकाल के यहाँ लगाए, और ये बाल क्यों नहीं जाते मैंने आपको अभी समझाया। तो इन बालों को जब हम यहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं तो इन अ वे वी आर ब्लफिंग द नेचर कि भाई उन बालों में DHT रिसेप्टर नहीं है, उसको हम यहाँ लगा रहे हैं तो वो बाल हमेशा रहते हैं, राइट। सो talking about the safety of the procedure, yes, it's very important. I'm happy you asked this because आजकल I've seen lot of clinics in India are mushrooming up and लोग ध्यान नहीं देते कि कहाँ कराना है, वो they go by the cost कि भाई यहाँ सस्ता हो रहा है यहाँ करा लो। See, it's important. Hair transplant is a procedure which has to be carried by a plastic surgeon or a dermatologist. ये बहुत important है। और आजकल काफ़ी इन्वेस्टर्स क्लिनिक हैं जो किसी को भी बुला के हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं, तो एक तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर, इट इज़ वेरी सेफ। लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, 5 मिनट का एनेस्थीसिया यहाँ देना है, 5 मिनट का यहाँ देना है जहाँ बाल लगाने हैं। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, 7-8 घंटे लगते हैं एंड इट्स ए टीम वर्क। तो बट आप बेहोश नहीं होते हैं, आप गाने सुनते हैं, OT में म्यूज़िक चलता रहता है, आप ब्रेक्स लेते हैं, लंच करते हैं, बातें करते रहते हैं, इट्स टोटली फाइन। तो डाउन टाइम, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, देखिए साइड इफ़ेक्ट्स वंस अगेन, अगर आप कॉशियस हैं, अगर डॉक्टर सही है, वो आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा रहे हैं सारा। अगर आप हाईली डायबिटिक हैं तो डॉक्टर खुद मना कर देंगे, पहले आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा तब उसको प्लान करेंगे। आपको कोई स्कैल्प कंडीशन है तो डॉक्टर पहले उसको ट्रीट करेंगे। और आपका बिकॉज इसमें लोकल एनेस्थीसिया यूज़ होना है तो आपका प्री एनेस्थेटिक वर्कअप भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका हार्ट सही है नहीं है, ECG कराया जाता है इसमें। तो कई चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, राइट। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट 3 days 4 days का डाउन टाइम है, उसको हम डाउन टाइम बोलेंगे, साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे। कि थोड़ा बैंडेज रहता है यहाँ पे जहाँ से बाल लेते हैं, उस बैंडेज को हम 2nd 3rd डे रिमूव करते हैं एंड फिर शैम्पूइंग वगैरह शुरू होता है। सो इन 4 to 5 days यू आर फिट टू जॉइन योर ऑफिस एंड जॉइन योर वर्क, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, ओके। और इन्हीं के साथ में आजकल डॉक्टर काफ़ी सारे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स भी लोग करते हैं, जैसे कि बोटॉक्स हो गया या फिलर्स हो गए। बहुत सारे फिल्म स्टार्स का हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जहाँ पर कहा जाता है कि आपने बोटॉक्स करवाया या फिलर्स, तो वो कितने सेफ़ हैं, क्या वो करवाना चाहिए और कौन इसको ये ले सकते हैं? देखिए, वंस अगेन एंटी एजिंग प्रोसीजर्स भी मेक श्योर वेयर यू डूइंग हैज़ टू बी करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट बोटॉक्स एंड फिलर्स, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बोटॉक्स क्या है, फिलर क्या है। बोटॉक्स बेसिकली एक मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन है। इसका जो मेडिकल नाम है वो बोटुलिनम टॉक्सिन है। बोटॉक्स एक कंपनी है लार्गन जिसने सबसे पहले बनाया, इट्स क्वाइट फेमस, तो हम बोटॉक्स बोलते हैं। सो ये इंजेक्शन वहाँ दिया जाता है जहाँ आपकी मसल एक्शन की वजह से रिंकलिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी फोरहेड लाइंस, आपके क्रोज फीट जब आप हंसते हैं यहाँ पे, एंड प्लस कुछ मसल्स होती हैं जो आपके स्किन को थोड़ा ब्रॉड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एक मैसेटर मसल है, उसकी कई बार हाइपरट्रॉफी होती है यहाँ पे, तो फेस थोड़ा राउंड सा लगता है, तो उसको स्लिम शेप देने के लिए आप उस मसल में उस बोटॉक्स को इंजेक्ट करते हैं। So right injection technique is very important. So once again you have to choose your doctor wisely. Fillers on the other hand are different. Fillers होते हैं, हमारी स्किन जब सैग कर रही होती है एज के साथ साथ, हमारा कोलाजन कम हो रहा है, हमारे फैट पैड्स एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, हमारे लिगामेंट्स ढीले पड़ रहे हैं, तो हमारी स्किन लटकती है, ये सैग करती है, तो यहाँ पे लाइंस आने लगती हैं, यहाँ जाउल आने लगता है, आइज़ के नीचे भी एक घेरा सा बनने लगता है जो डार्क आई का लुक देता है। सो उस केसेस में हम लोग फिलर्स को यूज़ करते हैं फॉर facial feature enhancement, right? Now the problem is some people tend to overdo it. कुछ लोग ज़्यादा, जैसे लिप्स में आपने देखा होगा कुछ लोग इतना फिलर करा लेते हैं, it looks so ugly and unnatural. So as a doctor पहली ड्यूटी तो हमारी बनती है where to say no and where to stop.
सो आजकल इंस्टाग्राम और इसकी वजह से डिस्मॉर्फोफोबिया बहुत है, मतलब लोग अच्छे खासे सुंदर हैं बट दे वांट टू लुक मोर सुंदर। करेक्ट। तो उसकी वजह से समटाइम्स ओवर फिलिंग हो जाती है, दे क्रिएट बैड एग्जांपल्स इन द इंडस्ट्री। सो इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, आई थिंक शायद ही कोई होगा जिसने चीज़ें नहीं कराई हैं, बट देयर आर 4-5 बैड एग्जांपल्स जो आप चूज़ करते हो कि यार इसने कराया ख़राब हो गया, बट जिसने सही कराया वो हमें नहीं पता लग रहा है। सो इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी सटल वे। दीज आर वेरी गुड प्रोसीजर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी एक लाइफ होती है, बोटॉक्स की लाइफ 5-6 महीना होती है, फिलर्स की लाइफ 1-1.5 साल होती है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं। सो वो आपको ध्यान में रखना है। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ में शेयर करी, दर्शकों को बहुत सारे टिप्स भी दिए, लेकिन अभी लास्ट चीज़ बची है वो है रैपिड फायर, जिसमें बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे सोसाइटी में जो कि जुड़े हुए हैं हेयर से, स्किन से। तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे क्विकली मिथ्स बोलूँगा, आप बताना कि क्या ये सही में फैक्ट है, क्या ये मिथ है, और उसको फिर आप बर्स्ट भी करिएगा। श्योर। सर्दियों में सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल मिथ है, 100% होती है, बिल्कुल चाहिए, बिकॉज यूवी रेज आपके कहीं ना कहीं, चाहे बारिश हो, चाहे फॉगी हो, चाहे स्मॉग हो, चाहे सर्दियाँ हो, वो पेनिट्रेट करती हैं अर्थ के सरफेस को। ग्रेट। सेकंड, गर्म पानी से नहाना रूखी त्वचा के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल ही बेकार होता है, तो मेक श्योर पानी गर्म ना हो। एंड मैंने पहले भी बोला कि पानी में थोड़ा सा नारियल का तेल डाल सकते हैं, तो वो हाइड्रेट भी करेगा आपकी स्किन को। परफेक्ट। थर्ड, ऑयली त्वचा को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बड़ा मिथ है, आई एम हैप्पी यू आस्क्ड दिस। डेफिनेटली होती है, बिकॉज चाहे ऑयली स्किन भी हो, आप जब वॉश कर रहे हैं तो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स खत्म हो रहे हैं स्किन से। हाँ, ये ज़रूर है, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो ड्राई स्किन के लिए होता है वो ऑयली स्किन के लिए नहीं होता। ऑयली स्किन के मॉइस्चराइजर्स अलग होते हैं, जेल बेस्ड होते हैं, थिन होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। ओके। पिंपल फोड़ने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। पिंपल फोड़ने से वो बहुत ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट आप पिंपल फोड़ने से स्कारिंग प्रोड्यूस करते हो। एंड मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, एक्ने इज 100% ट्रीटेबल नो मैटर व्हाट स्टेज यू हैव, बट एक्ने स्कार्स इवन आफ्टर सो मेनी प्रोसीजर्स, आजकल लेजर्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, बहुत चीज़ें हम एक्ने स्कार्स के लिए करते हैं। एंड माइंड इट, दीज आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। उसके बाद भी स्कार्स 100% ख़त्म नहीं हो सकते। तो मेक श्योर फॉर द यंगस्टर्स, अगर पिंपल्स हैं, कल कॉलेज जाना है, बॉयफ्रेंड से मिलना है, उसको स्क्वीज़ नहीं करो। ओके। बार बार बाल काटने से बाल जल्दी बढ़ते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। बाल हमारे ग्रो कर रहे हैं रूट से, हमारे एंड से बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो बालों को न्यूट्रिशन अंदर से मिल रहा है, बाहर से नहीं मिल रहा है। सो इट हार्डली मैटर्स। बाल हमारा 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से ग्रो करता है, और एक एनाजन फेज होता है कितना लंबा बाल ग्रो करेगा। तो हर किसी का एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आप देखें बहुत लंबे बाल होते हैं, कुछ लोग के बड़े अच्छे बाल होते हैं, बस इससे ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते। करेक्ट। सो ऐसा नहीं है। ओके। डैंड्रफ जो है वो सूखी स्कैल्प के कारण होता है। डैंड्रफ को गलत तरीके से लोग समझते हैं। डैंड्रफ वर्ड एक्चुअली सिबोरिया के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि ऑयली स्कैल्प है, जो ग्रीसी स्कैल्प है। सूखे स्कैल्प की कंडीशन अलग हैं, कुड बी सम डर्मेटाइटिस, कुड बी सोरियासिस, वो चीज़ अलग है। ओके। रोज़ाना बाल धोने से बाल झड़ते हैं? नहीं, ये भी गलत है। रोज़ाना बाल धोने से बाल नहीं झड़ते। आपकी स्कैल्प की डिमांड है, अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, आप रोज़ शैम्पू कर सकते हो। आइडली हम ऑल्टरनेट डे बोलते हैं, बट ये कोई थंब रूल नहीं है। जो बाल झड़ने हैं वो वैसे भी झड़ेंगे। जो शेडिंग होनी है, दिन के 100 बाल मैंने पहले भी बोला गिरने हैं, वो वैसे भी गिरेंगे, चाहे आप धो के गिराएं, चाहे कॉम करके गिरें, वो होना है। ओके। दिन में अगर हम 100 बार बालों में ब्रश करेंगे तो बाल हमारे स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। ओवर ब्रशिंग इज़ नॉट अलाउड। सेकेंडली, वेट कॉम्बिंग भी गलत है। तो मेक श्योर जो नॉर्मली आपको कॉम करना है वही करें। ये बिल्कुल मिथ है। आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप यहाँ पर आए और अपना वैल्यूएबल जो टिप्स हैं या सजेशंस हैं वो आपने हमें दिए। सो मैं आशा करता हूँ सारे व्यूवर्स कि आपने ये सारा पॉडकास्ट सुना होगा, सारे टिप्स और सजेशंस को आप अपनाएंगे और अपने बालों को और अपने स्किन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर फिर भी आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं मिलूंगा आपको एक और नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।